खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम। मैं हूं हुमायूं और मिल रहे हैं एसएचक्यू रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे। हम बुध के रोज मिल रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से बहुत गहमा गहमी रही और तकरीबन रोज हम मिलते रहे आलमी कप के दौरान, और मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं। नाउ द डस्ट ऑफ वर्ल्ड कप इज सेटलिंग। अब टीमें वापस जाके पोस्टमार्टम करेंगी क्या हुआ। जिन्हें अच्छा खेला वो भी, जो नहीं खेल पाई वो भी, और कई एक प्लेयर अब T20 से बाहर हो जाएंगे, कई एक को टीम से निकाला जाएगा, कई एक खुद छोड़ देंगे खेलना। ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हुआ कई चीजों में आलमी कप कि बहुत से प्लेयर लगा के अब बहुत देर से खेल रहे हैं, अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक नहीं, लेकिन जो उनकी रेपुटेशन थी उस पर कैरी हो रहे थे बहुत से मुल्क को। बहुत से राइजिंग स्टार देखा कि राइज नहीं कर पाए, टीमें कंबाइन नहीं कर पाई, बड़े ग्राउंड थोड़े से सपोर्टिव विकेट ने सबको एक्सपोज कर दिया और खेलना बहुत मुश्किल हो गया, खासकर बैट्समैन के लिए। और कुछ नई ट्रेंड्स आ गई क्रिकेट में जो ज्यादा डर से बनिस्बत के किसी और चीज के, कि लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग नहीं करेगा लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, तो फिर ऑफ स्पिनर को राइट हैंड को नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी कई एक चीजें हैं। और शुरू के 6 ओवर में 70 रन बनने चाहिए लगा के ऐसे ग्राउंड्स पे 50 पे भी अगर एक हो तो टीम खुश है। और एक और बड़ी अहम तब्दीली देखने को मिली। अब कई एक प्लेयर कहते हैं हम आईपीएल नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के प्लेयर पहले ही कम खेलते थे, अब इंग्लैंड के प्लेयर बहुत से कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। पैट कमिंस कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। कई एक प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के जो कहते हैं हम नहीं खेलेंगे आईपीएल। वो समझ गए हैं कि ये नहीं कि आईपीएल बुरा है, कि अपने आप को ज्यादा स्ट्रेच करना पूरे साल जो है, और फिर 3 फॉर्मेट या 2 फॉर्मेट खेलना मुश्किल है। इसीलिए सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन पैसा ज्यादा हो जाएगा शॉर्ट पीरियड में, लेकिन करियर छोटा हो जाएगा, तो बात वहीं पहुंचेगी। आपका ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा आलमी कप के दौरान, चाहे लाइव हो ब्रॉडकास्ट, चाहे यूट्यूब चैनल पे हो या हुमायूं कैसर फेसबुक पेज पे हो। और बहुत सवाल उठे, बहुत सी बातें कही, बहुत लोगों ने एग्री किया, बहुत ने डिसएग्री किया। एवरीबॉडी हैज राइट। और तकरीबन 90% तो जो मैंने कहा था वही हुआ। उसे रहने दें। जो आपकी मेल है बहुत सी, सब वर्ल्ड कप के हवाले से है, और वो सिमिलर सब किस्म के सवाल हैं, उनके जवाब देने की अब जरूरत नहीं है। कुछ मुख्तलिफ सवाल हैं, उनके जवाब दूंगा, और या थोड़ी सी डिफरेंट बात करने का मौका मिलेगा उनके। लेकिन 20 से जो इवेंट आ रहा है उसे कहा जाता है ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट ऑन अर्थ। अगर ग्रेटेस्ट इवेंट ओलंपिक्स है तो ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप है फुटबॉल का। और सारी दुनिया कतर की तरफ देखेगी, अपनी टीम को फॉलो करेगी। और जैसे हम यहां हैं, हमारी तो कोई टीम नहीं है, लेकिन हमारी फेवरेट टीम है। खास बात यही है फुटबॉल में कि इंडिया में ब्राजील के फैन बहुत हैं, अर्जेंटीना के फैन दुनिया में फैले हैं, जर्मनी के फैन हैं, फ्रांस के फैन हैं, वहां जहां कि अपनी फुटबॉल टीम अच्छी नहीं है। ये कमाल है फुटबॉल का। सिर्फ बीच में बात करते रहेंगे इसकी, और वर्ल्ड कप हीरोज का सिलसिला भी जारी रखेंगे। आज एक मेगा स्टार है, मैसिव हीरो की बात जावेद परे करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इस आलमी कप में हम बहुत चीजें मिस करेंगे। इटली को मिस करेंगे, मोहम्मद सलाह को मिस करेंगे, हॉलैंड को मिस करेंगे, कई एक अच्छे प्लेयर हैं जिनकी टीमों ने क्वालिफाई नहीं किया, उनको मिस करेंगे। देखिए बहुत बड़े नाम है जो इस आलमी कप में नहीं होंगे। एंगोला कांटे हैं और पॉल पोगबा, फ्रांस के मेगा स्टार, एक्सीलेंट प्लेयर्स, इंजर्ड है, नहीं खेलेंगे। झूठा है पोर्चुगल के, वो भी नहीं होंगे। रीस जेम्स हैं इंग्लैंड के, वो भी नहीं होंगे, वो भी इंजर्ड हैं। देखिए बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो लीग्स में या तो जख्मी हुए हैं या उनको कोई इशू हो गया है फिटनेस का, और वो बहुत तेजी से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम के लिए बहुत अहम है। इनमें एक बहुत बड़ा नाम, कई एक नाम, सारे नाम बड़े हैं तकरीबन। वो उनकी बदकिस्मती है, बड़े टूर्नामेंट्स में या टूर्नामेंट के दौरान जख्मी हो जाते हैं या थोड़े से अनफिट होते हैं टूर्नामेंट से पहले। अनहाल डिमारिया अर्जेंटीना, सादियो माने सेनेगल की टीम की जान, वो पाउलो डिबाला अर्जेंटीनियन फॉरवर्ड, और काइल वॉकर इंग्लैंड के। दे आर ट्राइंग टू रिकवर फास्ट एंड वी विश देम फास्ट रिकवरी। तो ये आलमी कप की बात है। फिर मैं आपकी मेल की तरफ जाऊंगा, फिर थोड़ी सी शेड्यूल की बात करेंगे आलमी कप के, और एक वर्ल्ड कप के हीरो की बात। पहले आपकी मेल। मोहम्मद जमील कहते हैं, डू यू थिंक द वर्ल्ड कप माइट हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन 50-50 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर?
Can we hope to see competitive cricket wickets and fair tussle between bat and ball? जमील सही कह रहे हैं आप, असर होगा कि ये बात समझ आनी चाहिए कि थोड़े विकेट मिले रिस्पॉन्सिव बॉलर के लिए, बैटिंग के लिए, दोनों के लिए, और थोड़े ग्राउंड ऐसे हों कि कंपटीशन अच्छा हो बैट एंड बॉल का. ये आई ओपनर रहा है आलमी कप इस हवाले से. गुफ्ता अख्तर कहती हैं Pakistan will always counter issues in big boundaries. It needs meticulous planning and technical know-how to play in grounds like MCG. Well, I had said that before the World Cup, during the World Cup, and after the World Cup. Dilem Muntazir, you are much better analyst, having much information about dynamics of the game than people. ने कुछ नाम लिखे हैं उनके, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनके वगैरह से, दोज हु आर ड्रिवन बाय इमोशंस, और आपने उनके बारे में थोड़ा सा एक फिक्रा भी कसा नाम लिए बगैर. ये हकीकत है कि अगर मेरे दिल में चल रहा है कि मुझे कुछ हो ना हो इस टीम को सपोर्ट करना है और दूसरी को नहीं करना है, कोई भी हो दुनिया में, तो सही बात नहीं करेगा, घुमा फिरा के उसका दिमाग वहीं जाएगा. तो उससे हम एनालिसिस कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? फेयर होगा या फेयरलेस होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती. मीर अब्दुल कहते हैं पाकिस्तान के बहुत बैटिंग इशूज हैं, और ये सही है बैटिंग इशूज. वो मैंने पहले कहा था वर्ल्ड कप से, आज लोग मुझे लिख रहे हैं कुछ उसके बारे में कि इनके पास बैटिंग नहीं थी. मैंने कहा था इंटरनेशनल क्लास के 2 बैट्समैन हैं, वो है प्रूव देमसेल्व्स ऑन इंटरनेशनल सर्किट, और बाकी बैट्समैन नहीं. इट्स शॉर्ट ऑफ हाई क्लास इंटरनेशनल बैट्समैन, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ. और आगे आप कहते हैं बेन स्टोक्स को और आदिल रशीद और सैम करन को फुल क्रेडिट जाता है, पूरी टीम को फुल क्रेडिट जाता है, लेकिन बेन स्टोक्स कैरीड द डे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. और अशोक कुमार खशू, ये दिल्ली में रहते हैं, ये पुराने क्रिकेटर हैं, J&K के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे. ये कहते हैं वट एवर यू मे से, पाक नेवर डिजर्व्ड with the kind of batting to play in the finals. They were never in the ascendancy at any moment in the game. तो ये इनका कहना है कि जैसी बैटिंग है कि फाइनल में नहीं पहुंचने चाहिए थे. बहुत सी टीमें जिनको बैटिंग कैरी करती है, इंडिया को बैटिंग कैरी करती रही, कुछ टीम को बॉलिंग कैरी करती है, लेकिन उसके बावजूद टीम में अगर बैटिंग कैरी कर रही है बॉलर अच्छे होते हैं, बॉलिंग कर रही है तो बैट्समैन कुछ ऐसे होते हैं, इनका वो कहना है जो कैरी करते हैं उनकी कमी है पाकिस्तान की टीम में. और जो इन्हें आगे कहा है कि they were never in ascendancy in the game. I think when they were 84 for 1 they were very much in the game. और उसके बाद जब उन्हें 4 आउट कर दिया 80 तक इंग्लैंड के, again they were very much in the game. लो स्कोरिंग गेम थी, रन नहीं बन रहे थे. तो लेकिन जो पहली बात आपने कही है सही है, उनके पास टॉप क्लास बैटिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी एबिलिटी से ही फाइनल में पहुंचे. Nobody pushed them into the final. और ये लक का फैक्टर जो है, इट हैपेंस विद ऑल द टीम्स. सब सही कह रहे हैं, वो भी सही है. अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता आलमी कप में, हो सकता है इंग्लैंड हार जाता, पॉसिबिलिटी है. तो इंग्लैंड तो सेमीफाइनल में ही नहीं पहुंचता, तो 1 पॉइंट तो मिल गया वहां, और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया. दानिश आफाकी कहते हैं कि इंग्लैंड डिजर्व टू बी विनर्स. उन्हें अच्छा खेला, उनकी टीम अच्छी है, मगर पाकिस्तान ने स्पिरिट दिखाया, और ये कमबैक का स्पिरिट उनमें बहुत अच्छा है. बिल्कुल सही है. और इंग्लैंड ने, मैंने पहले कहा था टूर्नामेंट से इंग्लैंड है फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप, और बहुत कम लोगों ने कहा था. वो इंडिया को कह रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को कह रहे थे, फिर न्यूजीलैंड शुरू हो गया था. और ये एक और बात जो आगे कहते हैं, वो मैंने आपसे लाइव प्रोग्राम में भी की थी कि नवाज का क्या रोल है टीम में. उसने फाइनल में भी बॉलिंग नहीं की, मौके पे बॉलिंग नहीं की, एंड बेसिकली इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर. तो ये क्या है? अगर आपका कैप्टन थोड़ा डरपोक है, या छोड़िए लफ्ज अच्छा नहीं है, इफ योर कैप्टन इज नॉट ब्रेव यू विल हैव इश्यूज लाइक दिस. एंड देन इवन इफ योर सपोर्ट स्टाफ, द चीफ कोच इज नॉट ब्रेव, यू विल हैव दीज इश्यूज. ये कहते हैं इमाद वसीम की जगह खेल रहे हैं, जो नई बॉल से बड़े हैंडी बॉलिंग करते थे, और तो इसलिए बॉलिंग नहीं करते हैं, तो फिर पर्पस क्या है इनका टीम में होने का. और ये कहते हैं आगे बाबर कब समझेंगे कैप्टनशिप. ये दूसरा आलमी कप है जो कैप्टनशिप की वजह से हारा है उनकी. इनने सरफराज से बहुत बेहतर कैप्टन थे. ये सही है कि सरफराज थोड़े बोल्ड फैसले लेते थे मैदान पे इनके मुकाबले, लेकिन कैरी वे भी हो जाते थे एट टाइम्स. और ये मैंने पिछले आलमी कप में भी कहा था जब इन्हें हारा मैच पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से, कि जिस शख्स को पहले ओवर में 19 रन पड़े हैं उसके बाद कैच छोड़ा, उससे आप 20वां या 19वां ओवर कैसे करा सकते हैं जबकि बाकी बॉलर्स के ओवर पूरे नहीं हुए. ये बात समझ नहीं आती है उनको. यस, ही इज अ वेरी वीक कैप्टन. द फिलोसफर ये अपने आप को कहते हैं.
یہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کی بیٹنگ پہ انگلینڈ کی بیٹنگ جو سیمی فائنل میں انڈیا کے ساتھ ہوئی اس کا اثر تھا, تو وہ بھی 170-80 کے سکور کی طرف جانے کی انہوں نے کوشش کی. مجھے لگتا ہے وہ ایسا کوئی اثر نہیں تھا, لیکن یہ ڈیفینیٹ تھا, یہ گراؤنڈ ڈیفرنٹ تھا, سائز ڈیفرنٹ تھا, سب ڈیفرنٹ تھا. یہ ڈیفینیٹ تھا کہ ان کے دماغ میں کوئی ٹارگٹ نہیں تھا ٹو سیٹ جیسا وہ کھیل رہے تھے, کیونکہ اگر 84 تک ان کے ایک آؤٹ تھا, 11 اوور یا 11 اوور ہوئے تھے, آپ کے پاس 8 یا 9 اوور ہیں, آپ 80 رن اور بنا سکتے تھے 160 تک. یہ ٹوٹل 160 کا ہی اس وکٹ کے لیے ٹھیک تھا, لیکن شاید ان کے پاس اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. محمد الیاس, محمد افضل, بلال احمد یہ بھی کچھ باتیں کہتے ہیں, لیکن وہ بہت ریپیٹ ہو چکی ہیں. غور الاسلام کی میل ہے, یہ آخری ہے اس پروگرام کی. یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مین آف دا میچ بین سٹوکس ہونے چاہیے تھے. ایک تو وکٹ لیا اور بہت اچھا کھیلا انہوں نے, وہ ہی روڈ ہز لک بٹ ہی اسٹیڈ دیئر اینڈ ٹک ٹیم ٹو وکٹری. میں بھی سمجھتا ہوں بین سٹوکس ہونے چاہیے تھے مین آف دا میچ, اس لیے کہ ایک لو سکورنگ میچ میں ایک شخص 50 رن بناتا ہے اور ٹیم کو جتا دیتا ہے جب اس کے ارد گرد وکٹ گر رہے ہیں, جب بالنگ بہت اچھی ہو رہی ہے, جب کنڈیشنز بالنگ کے فیور میں ہے. لیکن کچھ چکر ایسا ہے کہ ان کو دے دیا, کیونکہ سیم کرن کمنٹری میں آپ نے اتنا سنا کہ آپ کو لگا کہ سپرز کھیل رہے ہیں میچ میں, تو اسی لیے پھر یہی ہو گیا. تو اسی سے کیری ہو گیا معاملہ کہ انہیں پہلا وکٹ لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد انہیں ٹیل 2 لیے. سٹوکس نے پہلے ایک وکٹ لیا اور لڑکھڑاتی بازی جو اگر وہ آؤٹ ہو جاتے تو ختم ہو جاتی, انگلینڈ ہار جاتا میچ. ہم کہیں گے باقی کیری کرتے نہیں کرتے, اس کا وکٹ پہ سیم کرنا وغیرہ کو بیٹنگ نہیں کر پاتے. پچھلے ہفتے کے کوئز کی جانب آؤں گا. دیکھیے یہ تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی, اس پہ لکھا کیا آپ پڑھیے پہلے. نیم دا پلیئر, پلیس اینڈ اوکیجن. پلیئر حنیف محمد, برج ٹاؤن, باربیڈوس. اوکیجن یہ کہ وہ 334 رن پہ واپس آ رہے ہیں بریک پہ, ناٹ آؤٹ ہیں. 2 کے علاوہ آپ سب غلط ثابت ہوئے. یہ وہ اوکیجن نہیں ہے. یہ 334 پہ وہ ٹی پہ واپس آ رہے ہیں, یہ وہ اوکیجن ہے. ابھی 337 رن نہیں بنے ہیں, ابھی اننگ مکمل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سوال کبھی ٹرکی ہوتا ہے, جیسے یہ سوال تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ بتائیں کہ اوکیجن کیا ہے. یہ ڈیلیبریٹلی لکھا گیا. اوکیجن یہ تھا کہ ہی از ریٹرننگ ٹو پویلین 334 ناٹ آؤٹ. لیکن صحیح جواب صرف 2 کا ہے. ایک ہے ساکی سمی بیروا کلہاما سے, اور دوسرا عبد الباری یمنش یاری پورا کلگام سے. اور ہمارے آج کے اس کوئز کے جو ونر ہے ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو, 50-50 چانس ہے, وہ کلگام سے ہیں عبد الباری. بہت بہت مبارک عبد الباری. یہ قدرے لگتا تو آسان تھا ٹرکی, اور آپ نے صحیح جواب دیا. اور ساکی سمی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان نے صحیح جواب دیا تھا. But the winner is عبد الباری. آپ یہ آواز سنیں, آئیڈینٹیفائی کریں کھلاڑی کون ہے, کس گیم کا ہے, کیا بات کر رہا ہے, سنیں گے آپ, اور کس ملک سے تعلق رکھتا ہے. Oh my God! It's all happening so fast. I didn't expect to win this. I didn't expect to win the Olympics. It's better. It's definitely better. It's a great feeling. I was so excited. No one else, so I just decided to dance. Now we have another gold for USA. It's so awesome how hard I've been working, and so it's such a good feeling. اس وقت جاوید پرے کے پاس چلتے بات. لوگ کہتے ہیں گریٹسٹ فٹ بال ڈرائیور, کہتے ہیں پہلے 3 گریٹسٹ فٹ بال ڈرائیور. وہ کچھ بھی کہیں, اس جیسا دوسرا کھلاڑی اوور آل پرسپیکٹو میں فٹ بال نے نہیں دیکھا ہے آج تک. جاوید پرے اینڈ دا گریٹ لیجنڈ. میں میراڈونا ہوں جو گول بھی کرتا ہے اور غلطیاں بھی کرتا ہے. میں سب کچھ جھیل سکتا ہوں. میرے کندھے اتنے چوڑے ہیں کہ میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں. ڈیاگو ارمانڈو میراڈونا فٹ بال کی اس فلسفے کا نام ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا.
یہ وہ نام ہے جس نے فٹ بال اور زندگی کا اتار چڑھاؤ بہت قریب سے دیکھا ہے. اس کھلاڑی نے عالمی سطح پر فٹ بال میں وہ سٹارڈم دیکھا جو نہ تو پہلے کے حصے میں آیا اور نہ ہی یوہان کرائف کے حصے میں. میراڈونا میدان میں پارے کی طرح تھرکتے تھے. وہ ڈوجنگ کے ایسے ماہر تھے کہ ان کے لیے آدھی ٹیم کو چکما دے کر گیند کو جال میں پھینکنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا. مخالف ٹیم کے 4 سے 5 کھلاڑی صرف میراڈونا کی مارکنگ پر ہوتے تاکہ ایسے میچ ونر کو روکا جا سکے. اپنے دور میں وہ فٹ بال کے مہنگے ترین کھلاڑی تھے. بارسلونا کلب کے لیے 80s میں ان کی ڈیل 56 کروڑ روپے میں طے پائی، جبکہ نیپولی کے ساتھ ان کا معاہدہ 77 کروڑ روپے میں انجام پایا. نیپولی کلب ان کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اس قدر بے قرار تھا کہ میراڈونا کی رقم ادا کرنے کے لیے کلب نے بینک سے لون تک لیا. لیکن تنازعات نے کبھی میراڈونا کا ساتھ نہیں چھوڑا، دونوں کا جیسے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. ڈیاگو میراڈونا کا ورلڈ کپ کیریئر 12 سال پر محیط تھا. اس عرصے میں اس کھلاڑی نے بحیثیت قائد اپنی ٹیم کو 2 مرتبہ ورلڈ کپ فائنل تک پہنچا دیا اور 1 مرتبہ ٹیم کو تنہا چیمپئن بنا دیا. ان کے ورلڈ کپ کیریئر کا آغاز 1982 کے اسپین میں منعقدہ عالمی کپ سے ہوا. ارجنٹینا کی ٹیم ٹورنامنٹ میں دفاعی چیمپئن کی حیثیت سے شریک ہوئی، لیکن پہلے ہی میچ میں ٹیم بیلجیم سے شکست کھا گئی. اگلے میچز میں ٹیم نے ہنگری اور ایل سیلواڈور کو مات دے کر دوسرے دور میں بڑی مشکل سے ہی جگہ حاصل کر لی. ہنگری کے خلاف میراڈونا نے 2 گول سکور کیے، لیکن اندر سے دیکھیں تو ارجنٹینین ٹیم بکھری ہوئی تھی. ٹیم اندرونی خلفشار کی شکار تھی اور سینئر اور جونیئر پلیئرز کی رساکشی کوئی ڈکی چھپی بات نہ تھی. تبھی تو دوسرے ہی راؤنڈ کے میچز میں برازیل اور اٹلی سے ہار کر ارجنٹینا کی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی. میراڈونا نے ارجنٹینا کی طرف سے 5 کے 5 میچز کھیلے اور کل 2 ہی گول سکور کیے. ان کے خلاف تمام میچز میں زبردست فاؤل کیے گئے. خاص طور پر برازیل کے خلاف میچ میں تو ان کے خلاف بڑے وائلنٹ فاؤل کیے گئے. تبھی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے بھی بیٹسٹا کے خلاف ایک خطرناک جوابی فاؤل کیا، جس کی وجہ سے انہیں میچ ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے باہر بھیج دیا گیا. 1982 کے بعد اب 1986 کے ورلڈ کپ کی باری آئی. In 86 our strength came from the fact that nobody believed in us. Everybody believed that Platini would prove to be the best, Zico would be the best, or someone else. I was in 7th or 8th place. اس ارجنٹینین ٹیم کے مینیجر میراڈونا کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں He put everything into his preparations for that World Cup. We thought we had a very big player in our squad, but we never imagined that his power and influence will take us as far as it did. اس ورلڈ کپ میں ارجنٹینین قائد نے تمام میچز کا پل پل انجوائے کیا. خود 5 گول سکور کیے جبکہ 5 اور گولوں میں ان کا تعاون شامل رہا. ارجنٹینا نے ٹورنامنٹ میں کل 14 گول سکور کیے، ان میں سے تو 10 میں میراڈونا کا ہاتھ تھا. 1986 کے اس ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا کا سامنا انگلینڈ کے ساتھ تھا. 4 سال پہلے فاکلینڈ آئیلینڈز کے معاملے پر انگلینڈ اور ارجنٹینا کے مابین جنگ چھڑی تھی، جس میں ارجنٹینا کو شکست کھانی پڑی تھی. ارجنٹینین عوام وہ شکست بالکل نہیں بھولے تھے. ان کے گاؤں ابھی تازہ تھے اور ان کے لیے یہ کوارٹر فائنل اس شکست کا بدلہ لینے کا سنہری موقع تھا. لیکن خود میراڈونا میچ کو بالکل اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے. وہ کہتے ہیں It wasn't a revenge for the boys who fell in that war, because nothing can bring back one of those lives if we score 7 against England. The guys facing this were not to blame in any way. The English players had not killed single Argentinian. We know that very well. But they were representing the country that had killed Argentinians. انگلینڈ کے خلاف اس میچ میں ارجنٹینا نے 2-1 سے کامیابی حاصل کر لی. ٹیم کی طرف سے دونوں گول کسی اور نے نہیں بلکہ خود ڈیاگو میراڈونا نے سکور کیے. ان دونوں گولوں کو اگر ورلڈ کپ کی تاریخ کے سب سے اہم اور یادگار گول قرار دیں تو غلط نہ ہوگا. ان میں سے پہلا گول جتنا ہی متنازع تھا، دوسرا اتنا ہی شاندار اور لامثال. ان 2 گولوں کے بعد
उस वक्त फ्रांस के एक अखबार एल इक्विप ने मैराडोना के बारे में लिखा था, हाफ एंजल हाफ डेविल। मैराडोना ने जो पहला गोल स्कोर किया वो यूं महसूस हुआ कि जैसे उन्होंने हेडर के जरिए गेंद जाल में पहुंचाई थी, ताहम हकीकत में गेंद उनके बाएं हाथ से लगकर गोल पोस्ट में चली गई थी। मैराडोना खुद उस गोल के बारे में कहते हैं, लिटिल विद द हेड ऑफ मैराडोना एंड लिटिल विद द हैंड ऑफ गॉड। पहला गोल स्कोर करने के 4 मिनट बाद मैराडोना अपने हाफ में गेंद को लेकर आगे बढ़े, मैदान की आधी लंबाई तय की, 11 मरतबा गेंद को टच किया, 5 इंग्लिश आउटफील्ड प्लेयर्स पीटर बर्सले, स्टीव हॉज, पीटर रीड, टेरी बूचर और टेरी फेनिक्स सबको बीट किया और फिर गोलकीपर पीटर शिल्टन को भी डॉज करके गेंद गोल पोस्ट में पहुंचा दी। 2002 में फीफा की तरफ से कराए गए एक ऑनलाइन सर्वे में इस गोल को गोल ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया। क्वार्टर फाइनल में कामयाबी के बाद अब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के सामने बेल्जियम की टीम थी। यहां भी मैराडोना का जादू सर चढ़कर बोला और 2 खूबसूरत और बेमिसाल गोल स्कोर किए। अब फाइनल में अर्जेंटीना के सामने मगरबी जर्मनी की टीम थी। मैच में पूरे वक्त मगरबी जर्मनी ने मैराडोना की मार्किंग के लिए 2 खिलाड़ी रखे जिनका काम हम वक्त मैराडोना को ब्लॉक करके रखना था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जगह निकालकर यॉर्क के बरचागा को एक खूबसूरत पास देकर अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। 1990 के आलमी कप में मैराडोना की अर्जेंटीनियन टीम एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गई। एक मरतबा फिर मगरबी जर्मनी की टीम मुखालिफ टीम की हैसियत से थी। रोम में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में मगरबी जर्मनी ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 86 की हार का बदला चुका दिया। फाइनल मैच में हार पर मैराडोना खूब रोए। उस वर्ल्ड कप में मैराडोना एंकल इंजरी के शिकार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हौसला न छोड़ा और टीम को मुश्किलात के बावजूद फाइनल तक पहुंचा दिया। 1991 में मैराडोना को नशावर अद्वियात की पादाश में 15 माह के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यूं लगने लगा कि मैराडोना का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन 1994 में अमेरिका में मुनाकिदा वर्ल्ड कप में मैराडोना फिर से लौट आए। उस वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने जी जान से तैयारी की। वह रोज ट्रेडमिल पर 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ते थे। मशक्कत आमेज तैयारी का यह आलम था कि उनका वजन 16 किलोग्राम कम हो गया। वो अर्जेंटीना को फिर से वर्ल्ड कप दिलाने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ये ख्वाब महज चंद मैचेस के बाद ही चकनाचूर हो जाएगा। ग्रीस के खिलाफ मैराडोना ने जो गोल दागा उसे देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा कि 1986 का मैराडोना फिर से लौट आया है। टीम जब बल्गारिया के खिलाफ मैच के लिए डलास आ रही थी तो यह खबर ब्रेक हो गई कि मैराडोना का नशीली अद्वियात इस्तेमाल करने का टेस्ट फिर से मस्बत आ गया है और उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। मैराडोना के पास यह खबर पहुंची तो उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उस लम्हे के बारे में वो खुद कहते हैं, They treated me very brutally, but well, that was it. I had to pay. All those sacrifices came to nothing. But I think if that hadn't happened in 1994 World Cup, then we would have been world champions. कुछ भी हो, डियागो मैराडोना अर्जेंटीनियन फुटबॉल का वो शाहकार है जिसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। वो आज भी अर्जेंटीना के सबसे कदावर खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के शहंशाह और मजलूमों के मसीहा। जब फलस्तीन की बात करने वाला कोई नहीं था तो दूर जनूबी अमेरिका में एक शख्स था जो इन मजलूमों के हक में बोलता था बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के, और इस शख्स का नाम है डियागो आर्मांडो मैराडोना। तो बात हो रही थी, जावेद परे बात कर रहे थे डियागो मैराडोना की। किसी हद तक कुछ चीजों में मोहम्मद अली से मिलते हैं, ये बहुत चीजों में नहीं, कद उतना नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में मिलते हैं। एक, ये कन्वेंशन के खिलाफ थे। दूसरा, जो सब कहें वो ये नहीं करते थे। तीसरा, जो सही लगता था वही करते थे। अब मोहम्मद अली में ये था कि वो थोड़े रिफाइंड थे। इसमें 94 के आलमी कप की बात हुई जब उनका करियर एंड हुआ एज अ प्लेयर, और कहा गया कि वो बैंड सब्सटेंस ने लिया है।
ये सपोर्ट में नहीं थे अमेरिका में वर्ल्ड कप हो, क्योंकि फुटबॉलिंग नेशन उसको ये इतना मानते नहीं थे। ये क्यूबा को, वेनेजुएला को, पैलेस्टीन को बहुत सपोर्ट करते थे, ये उनसे मिलते थे उन लोगों से। और अमेरिका में आलमी कप हो रहा है और अमेरिका को ये सब चीजें इनकी पसंद नहीं है। ये बहुत बड़ी फिगर है, दुनिया सुनती है जो बोलते हैं। और जो हैवलॉन्च प्रेसिडेंट है फीफा के, उनके बारे में भी ये कह चुके हैं कि बायस्ड है वगैरह है नहीं है, वो बात अलग है। सो मेनी थिंग्स केम टुगेदर एंड एंश्योर्ड एग्जिट मैराडोना। ये पहले 91 में कर चुके थे, ड्रग इशू में पकड़े गए थे, तो ये इस्तेमाल किया गया यही इशू, ये तो है ही ऐसा, और इन्हें बोलने नहीं दिया गया। ही गॉट नो टाइम, पुलिस एस्कॉर्टेड हिम आउट, ही वाज हैंडल्ड रफली। एक जो इनके साथ हैंडलिंग हुई उसमें ज्यादा बदले का जज्बा था बनिस्बत के एक खिलाड़ी से गलती हुई है, और इसको प्रेस ने ऐसे लपेटा, वो जो प्रेस पता है कि इनके कंट्रोल में है हमें, कि मैराडोना सडनली विलन तैयार हो गए, कि ऐसा विलन पैदा ही नहीं हुआ फुटबॉल के मैदान में। लेकिन इट वॉज believed by some, it was more political than it had anything to do with the game. अब वो किस्सा हो गया, उसके बाद मैनेजर भी बने अर्जेंटीनियन टीम की, बाकी टीमों में खेला। नेपोली की बात की जावेद ने, नेपोली कोई बड़ा क्लब नहीं था, नेपोली को लोग जानते नहीं थे, इटली में कोई मकाम नहीं था उनका। दिस मैन गोज टू नेपोली एंड टेक्स देम टू सीरी आ चैंपियनशिप, वो चैंपियन बन जाते हैं। और जब इटली में आलमी कप होता है, अर्जेंटीना का मैच नेपोली में होता है, और लोग कहते हैं इटली से ज्यादा लोग तो इटली के खिलाफ अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैराडोना खेल रहा है। मैराडोना इज द मोस्ट लव्ड सन ऑफ नेपोली इन इटली। इटली के किसी प्लेयर को वो इतना चाहते नहीं है जितना इसको चाहते हैं। वहां इनका स्टेचू बनाया गया है, बाकी चीजें की गई हैं। तो ये वर्ल्ड ओवर फिगर थे मैराडोना। पहले को यह हुआ कि वो यूरोप में नहीं खेल सके, तब खेलने की इजाजत भी नहीं दी थी मुल्क ने उनको। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि he has played in all conditions in Europe, in America and other places, so he's the greatest footballer ever. क्वेश्चनेबल भी हो सकता है। पुस्कास, डी स्टेफानो, जिडान, पेले, कई एक आए हैं, और आज मेसी हो सकते हैं, लेकिन हिज प्लेस इज मोर सिक्योर देन एनीबडी एल्स एट द टॉप। सो वी सैल्यूट मैराडोना एंड द स्पिरिट ऑफ मैराडोना। यहां से एक बॉम्बशेल वार्नर ने छोड़ा, उन्होंने कहा कि मैं एशेज के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाऊंगा, पॉसिबिलिटी है ये कि मैं नहीं खेलूंगा। बहुत कामयाब खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है, बट ही नोज हिज टाइम हैज कम। लॉन्गर फॉर्मेट में मैं आपसे नहीं टिक पाऊंगा, बहुत टैक्सिंग है लॉन्गर फॉर्मेट, 5 दिन रहना और उसके बाद भी लीग्स भी खेलना। और कई एक प्लेयर हैं जो अब सोच रहे हैं कि एक एक फॉर्मेट में ही खेलें, और बहुत कम प्लेयर हैं जो खुद कहते हैं मैं सिर्फ टेस्ट खेलूंगा और बाकी फॉर्मेट में नहीं खेलूंगा। बहुत कम खिलाड़ी, मैंने तो नहीं सुना ऐसा। उसको जबरदस्ती सिर्फ टेस्ट खिलाया जाता है, जबकि वो शायद वनडे तो अच्छा खेल लें और कहीं T20 में भी चल पड़े। देखिए, आलमी कप का आगाज जो होगा वो इक्वाडोर और कतर के मैच से होगा 20 तारीख को, और ये ग्रुप ए है। इस ग्रुप में इनके अलावा सेनेगल और नीदरलैंड्स हैं, और दिखता है कि नीदरलैंड और सेनेगल इसमें टॉप टीम है। इक्वाडोर कैन सरप्राइज। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ईरान, यूएसए, वेल्स। इंग्लैंड बहुत अच्छा है, ईरान की टीम खासी अच्छी है, और किस्मत ऐसी होती है यूएस और ईरान एक ही पूल में आते रहते हैं। और फिर ये मैच तो मैच ही स्पिरिट में खेलते हैं, लेकिन कहीं दिमाग में लोगों को होता है कि हम जंग कर रहे हैं, और ईरान ही इनवेरिएबली जीत जाता है। और इसमें वेल्स जो है दे हैव कम अ लॉन्ग वे, तो इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते इंग्लैंड के बाद दूसरी टीम कौन सी होगी। ग्रुप सी अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, पोलैंड, पॉसिबली अर्जेंटीना एंड मैक्सिको। ग्रुप डी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, टूनिसिया। फ्रांस ठीक, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, टूनिसिया, कोई भी हो सकता है इसमें, दूसरी टीम कोई भी हो सकती है। ग्रुप ई स्पेन, कोस्टारिका, जर्मनी, जापान। स्पेन डेफिनेटली, जर्मनी पॉसिबली, एंड जापान कैन सरप्राइज लाइक लास्ट वर्ल्ड कप, दैट इज क्वार्टर फाइनल एंड प्लेड ब्रिलियंटली। ग्रुप एफ जो है उसका क्या हाल है? बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को, क्रोएशिया। बेल्जियम हाईली रैंक टीम है दुनिया की, पहले 5 में है, और क्रोएशिया ने लास्ट आलमी कप अच्छा खेला था, अब वैसी नहीं है। और मोरक्को की बहुत बात कर रहे हैं लोग कि दे हैव रिजन अ लॉट, सो मे बी बेल्जियम एंड मोरक्को। ग्रुप जी, ब्राजील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, कैमरून। मोस्ट लाइकली ब्राजील एंड कैमरून। ग्रुप
H, Portugal, Ghana, Uruguay, South Korea. Ghana is a tough side, so is Uruguay. कोरिया ने आलमी कप में अच्छा खेला है, जब भी खेला है. पोर्चुगल से एक्सपेक्टेशन है, उनके पास प्लेयर अच्छे हैं. इस पूल में बेस्ट टीम तो पोर्चुगल दिखती है ऑन पेपर, लेकिन यू जस्ट कैन नॉट ओवरराइड गाना एंड यूरुग्वे. तो ये 8 पूल है. सीरियसली पूल ऑफ डेथ कोई नहीं है, सिर्फ ई पूल थोड़ा टफ है इस सेंस में कि उसमें स्पेन है, जर्मनी है, कोस्टारिका है, जापान है, और 2 टीमें ऐसी हैं दे कैन हम्बल एनीबॉडी, कोस्टारिका एंड जापान. तो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, दुनिया की नजरें उस तरफ हैं, और इस वक्त मैं चाहूंगा कि आप ये आवाज सुनें, आइडेंटिफाई करें ये कौन है और किस मुल्क से ताल्लुक रखता है. एंड दैट्स आवर क्वेश्चन फॉर टुडेज शो. और KKMS स्पोर्ट्स मैग एक हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उसमें आप इनबॉक्स में जवाब देंगे और कहीं ना दें. और मैं चाहूंगा मुस्तकबिल में हम क्रिकेट से हट के भी कुछ सवाल पूछे जाएं, कुछ बात की जाए, कुछ डिस्कशन किया जाए, कुछ मामले सामने लाए जाए. और जाते जाते JNK की टीम की तारीफ करनी होगी. विजय हजारे में पहले 3 मैच जीते हैं और अपने से हायर रैंक्ड बड़ौदा और मध्य प्रदेश को हराया. नागालैंड तो खास टीम नहीं होती है, तो बड़ी बात है. बड़ी कंट्रोवर्सीज में टीम गई थी, बट दे कंट्रोवर्सीज स्टे देयर, दे हैव नॉट गॉन अवे, ड्रॉपिंग ऑफ सम सर्टेन प्लेयर्स. एंड नेक्स्ट टाइम एक फास्ट बॉलर की बात करूंगा, जो कहा जाता है कि उमरान मलिक जैसे हैं फास्ट, सिर्फ कश्मीर के हैं. एक आध वीडियो भी मेरे पास है उनका, कि वो आखिर तक पहुंच के किसी टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं होते हैं, जब उनकी बॉलिंग से सारे प्लेयर जख्मी हो रहे हैं, खेल नहीं पाते हैं. तो मामला क्या है? नेक्स्ट वीक विल डील विद दैट. खुदा हाफिज.